अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक 10.3 जो कि होने लगा है एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर की हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशंस मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको कवर करेंगे। फर्स्ट फ़ायदा हम लोगों को कुकिंग के अंदर हासिल होता है। जब घर के अंदर खाना पक रहा होता है या किचन के अंदर जो खाना पक रहा होता है उसके अंदर मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इस्तेमाल होंगे। आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जिस तरह के पढ़ा कि हीट जो है वो तीन मैकेनिज्म्स की वजह से ट्रांसफर करती है, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से एंड रेडिएशन की वजह से। तो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कुकिंग करते हुए कि तीनों मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब कैसे ये हम लोग देखेंगे। तो ड्यूरिंग द कुकिंग ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर यूज्ड, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुने होंगे और उसके अंदर हम लोगों ने वन बाय वन करके सारे मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़े थे। तो सबसे पहले जब हम लोग पैन को किसी भी स्टोव के ऊपर चूल्हे के अंदर प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि चूल्हा नीचे से आग निकाल रहा होता है। आप सपोज करें कि एक ये पैन है, जब आप नीचे से उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने में क्या होता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो हीट जो है वो ट्रांसफर करने लग जाती है। तो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर करती है दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। कंडक्शन, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। तो ये पहला मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन लग गया। उसके बाद आप इमेजिन करें कि इस पैन के अंदर वाटर प्लेस था। तो अब वाटर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो हॉट गर्म होते जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो उनकी डेंसिटी डिक्रीज करती है, जो हम लोगों ने बड़ा डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। तो कम डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स मतलब गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। The water placed inside the pan heats up, वो गर्म होता रहेगा। The hot molecules of liquid start to rise due to less density. Hot molecules ऊपर आ जाएगा कम डेंसिटी की वजह से और cold molecules नीचे आ जाएंगे। This method is called as convection. तो convection हो गया, convection हो गया। इसके बाद अक्सर जो स्टोव होते हैं या पैन्स होते हैं उनके साथ एक प्लास्टिक का हैंडल भी होता है। बहुत ज्यादा देर के लिए अगर आपने उस पैन को हीटर के ऊपर रखा हुआ है, स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, गर्माश उसको मिल रही है, तो आप देखते हैं ये प्लास्टिक वाला पार्ट भी है वो भी गर्म होने स्टार्ट होता है। वो किस वजह से? ये जो हीट यहां से निकल रही है बेसिकली क्या करती है, जितने भी इर्द गिर्द के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करके कुछ जो है वो इस जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसके ऊपर जाकर हिट करते हैं। तो ये रेडिएशन की वजह से ये प्लास्टिक वाला पार्ट भी है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कुकिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंडक्शन जिसके अंदर वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, कन्वेक्शन जिसके अंदर हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं, और लास्ट में रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब प्लास्टिक पार्ट पे हिट करते हैं तो वो प्लास्टिक पार्ट भी गर्म हो जाता है। तो पहली एप्लीकेशन इसकी थी हीट ट्रांसफर की कुकिंग के अंदर। नेक्स्ट इज हीटिंग रूम बाय कन्वेक्शन, कि हम लोग जिस तरह रूम को किस तरह गर्म कर लेते हैं, कन्वेक्शन का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर हम लोग गैस हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के दिनों में एक रूम के अंदर सारी फैमिली बैठी होती है और ये हीटर लगा होता है। अब वो हीटर क्या करता है, हीटर जैसे गैस का हीटर ऑन होता है तो वो हीट को रेडिएट कर बाहर की तरफ निकाल रहा होता है। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स उसके सामने है ना, वो मॉलिक्यूल्स जाहिर सी बात है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जैसे गर्म होंगे, हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी। कम डेंसिटी की वजह से वो ऊपर राइज कर जाएंगे, मतलब हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे और इनकी जगह जो है कोल्ड मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो ये इस तरह ना हीट फ्लो करती रहती है। हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ रहे हैं, कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे, फिर कोल्ड मॉलिक्यूल गर्म होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उनकी निस्बतन हॉट कोल्ड मॉलिक्यूल्स। इस तरह की ये हीट जो है वो ट्रांसफर करती है तो आपका रूम थोड़ी थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, सारा का सारा रूम गर्म हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग टिपिकली गैस हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। द हीटर्स व्हेन गेट टर्न्ड ऑन, जब इनको ऑन करेंगे इट स्टार्ट टू हीट द एयर मॉलिक्यूल्स, वो एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा। द हॉट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू राइज अप, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे ड्यू टू लेस डेंसिटी, कम डेंसिटी की वजह से, और कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाएंगे, उनकी जगह ले लेंगे। दैट्स हाउ कन्वेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग रूम को गर्म कर लेते हैं। तो रूम को गर्म करने में भी कन्वेक्शन इस्तेमाल हो रही है। नंबर थर्ड इज मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। हम लोग पाकिस्तान के अंदर गैस हीट गीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब गीजर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि गीजर को नीचे से सप्लाई मिल रही होती है कोल्ड वाटर की। कोल्ड वाटर बेसिकली इसके अंदर इंटर होता है। यहां पर हमारे पास एक थर्मोस्टैट लगा होता है। थर्मोस्टैट का काम है हीट को मेंटेन करके रखना, मतलब थर्मोस्टैट थोड़ी देर बाद हीट को ज्यादा इंक्रीज करता है, थोड़ी देर मतलब वो टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए। आपने टेंपरेचर सेट किया, सपोज करें 25 डिग्री आपने सेट किया है, तो वो 25 डिग्री की हीट जो है ना थर्मोस्टैट नीचे से प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये जो वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, अब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स गर्म होते जाएंगे। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे तो हॉट मॉलिक्यूल्स हमें पता है ऊपर की तरफ राइज करते हैं। जैसे ही हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ राइज करते हैं ना, यहां पर भी हम लोगों ने वाटर के पाइप्स लगाए होते हैं। तो जितना भी गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है, वो ऊपर से आप उसको फिर किचन में इस्तेमाल कर लेते हैं, वॉशरूम्स के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट्स हाउ गीजर्स के अंदर भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। इसको भी देख लेते हैं। गीजर्स आर यूज्ड टू वार्म अप द हाउस होल्ड वाटर इन विंटर्स, गर्मियों सर्दियों के अंदर हम लोग गीजर का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड वाटर एंटर्स द गीजर फ्रॉम बॉटम, कोल्ड वाटर यहां से इंटर होता है। द थर्मोस्टैट इज यूज्ड टू मेंटेन टेंपरेचर, यहां पे एक थर्मोस्टैट लगा होगा जो कि टेंपरेचर को मेंटेन कर रहा होगा। जैसे कि व्हेन वाटर बिकम्स वार्म, पानी गर्म होगा, डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर राइज कर जाएगा, ऊपर से आकर पानी को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये पानी फ्लो करता रहता है और आपको गर्म पानी मिलता है सर्दियों के अंदर।
नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द लिक्विड टेम्परेचर। अब लिक्विड के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब अक्सर आपको जरूरत होती है कि गर्मियों में ठंडा पानी पीना है आपने, और तो ठंडा पानी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एक थर्मस फ्लास्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर ऐसी क्या साइंस लगी हुई है जो कि थर्मस फ्लास्क के पानी को हमेशा काफी देर तक ठंडा रखता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि चाय को हम लोग भी थर्मस के अंदर ही डाल देते हैं, तो चाय किस तरह उसके अंदर गर्म की गर्म रहती है। तो गर्म चीजें गर्म या ठंडी चीजें को ठंडा रखना हो, उसके लिए हम लोग जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क के अंदर बेसिकली क्या होता है कि दो कंटेनर होते हैं। इमेजिन करें कि ये इनर वाला कंटेनर है और ये आउटर कंटेनर है। इनर और आउटर वॉल के दरमियान ना यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं होता, मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूम मौजूद है। अब वैक्यूम मौजूद है, वैक्यूम आ जाने की वजह से मतलब मॉलिक्यूल्स की एब्सेंस है। अब मॉलिक्यूल्स ही मौजूद नहीं है तो हॉट मॉलिक्यूल्स और कोल्ड मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं कर सके, तो ना कंडक्शन होगी ना ही कन्वेक्शन होगी। ठीक है ना। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन तो आप लोगों को याद होगा ना। कंडक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कन्वेक्शन की वजह से बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, दरमियान में मॉलिक्यूल्स ही मौजूद नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है तो हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से ट्रांसफर नहीं करेगी। तो ये और अच्छा कंडक्शन कन्वेक्शन तो हो गया, लेकिन हमें पता है कि रेडिएशन के अंदर तो मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, रेडिएशन बगैर मीडियम के भी हो जाती है, तो इसके अंदर रेडिएशन की वजह से तो हीट थोड़ी बहुत एस्केप कर जाएगी। उससे बचने के लिए हम लोगों ने तरीका निकाला है, हम क्या करते हैं कि जो आउटर वॉल है ना इसको शाइनी बना दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा फैक्टर्स के अंदर हमने रेडिएशन के पढ़ा था कि जो शाइनी सरफेस होते हैं वो रेडिएट नहीं करते हीट को। तो जब आप इस सरफेस को आउटर वॉल को शाइनी बना दो ना, क्या होगा, अगर कुछ हीट रेडिएट कर भी जाए, थोड़ी बहुत हीट रेडिएट करती है, अगर रेडिएट करे तो वो हीट यहां से टकराए और टकराकर दोबारा वापस आ जाए। शाइनी सर्फेसेस आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, वो बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो थर्मस फ्लास्क इज यूज्ड टू मेंटेन अ लिक्विड टेंपरेचर, लिक्विड टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल ग्लास वॉल्स, दो ग्लास वॉल्स का इस्तेमाल करता है, दरमियान में वैक्यूम होता है। अब क्योंकि वैक्यूम है तो हीट कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से आ जा नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ हीट रेडिएशन की वजह से फ्लो करती है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर वॉल को शाइनी और स्मूथ बना देते हैं। शाइनी स्मूथ बनाने की वजह से वो जितनी भी हीट निकल रही है थोड़ी बहुत, वो आउटर वॉल से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो हीट ट्रांसफर ही नहीं करती। तो ये मैकेनिज्म है जो कि हम लोग फ्लास्क के अंदर, थर्मस फ्लास्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और लास्टली एक पॉइंट रह गया, रिड्यूसिंग द थर्मल हीट ट्रांसफर इन बिल्डिंग्स। कि अगर आपने बिल्डिंग्स को ठंड में गर्म रखना है या गर्मियों में उसको ठंडा रखना है, तो उसके लिए हम लोग थर्मल इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट इज थर्मल इंसुलेशन? थर्मल इंसुलेशन दो तरीकों से की जा सकती है, या एक तरीका उसका फॉल्स सीलिंग है। फॉल्स सीलिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आप इमेजिन करिए ये बिल्डिंग है ना, ठीक है, और ये सीलिंग बोलते हैं ऊपर वाली जो सरफेस होता है, मतलब छत को बोलते हैं। तो इस छत के ऊपर ना एक और छत को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इसको किस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल्स सीलिंग। और एक्चुअली होता क्या है, ये जो दो छतें बनी हुई है ना, इनके दरमियान जो थोड़ी सी स्पेस है, इसके दरमियान जाहिर सी बात है एयर होगी, और एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर जो है ना हीट को एस्केप आउट ही नहीं करने देती। तो थोड़ी बहुत अगर जिस तरह सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दी में आप चाहते हैं कि रूम जो गर्माइश है रूम की, वो रूम के अंदर ही है, तो क्या होता है कि जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर, हमें पता है कन्वेक्शन की वजह से हॉट एयर मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे, मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे ना, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है इंसुलेशन की तरह एक लेयर पड़ी हुई है एयर की, वो इन हॉट मॉलिक्यूल्स को यहाँ से एस्केप आउट नहीं करने देते, निकलने ही नहीं देते। तो इस वजह से जो गर्म रूम है वो गर्म ही रहेगा। ठीक है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में सूरज निकला है, सूरज की रेज, गर्म रेज जो वो कोशिश करेंगी इसके अंदर इंटर होने की, दरमियान में भाई दोबारा से एयर मौजूद है, तो वो एयर जो है वो सूरज की गर्माइश को अंदर रूम के अंदर भी नहीं आने देंगे। तो इस वजह से गर्मियों में आपको ठंडा रूम मिल जाता है और ठंड में आपको गर्म रूम हासिल हो जाता है। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो थर्मल इंसुलेशन के लिए हम लोग रूम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉल्स सीलिंग के अंदर हम लोगों ने एयर को ट्रैप कर देना है, ये दो वॉल्स के दरमियान एयर को ट्रैप कर दोगे, एयर जो है वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और ये हीट को एस्केप नहीं करने देती। दूसरा हम ये भी काम कर सकते हैं कि रूम्स के अंदर ना प्रॉपर वेंटिलेशन किस तरह की जाती है। आपने हमेशा विंडोज और खिड़कियां जो है ना वो लगानी है रूम के टॉप पर। रूम के टॉप पर लगाने की क्या साइंस है, वो लगाने की ये बेसिक साइंस है कि हमें पता है कि हॉट एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं ड्यू टू द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में यही था ना, हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे। जब आप यहां पर खिड़कियां लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर राइज कर रहे हैं ना वो यहां से एस्केप आउट कर देंगे। तो ये होता है, इस तरह से खिड़कियों को या वेंट्स को टॉप ऑफ द रूम्स पे लगाया जाता है ताकि गर्म हवा यहां से सारी की सारी एस्केप आउट कर जाएंगे। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि एप्लीकेशंस के अंदर कंसीडर किया जाता है, थर्मल इंसुलेशन की एप्लीकेशंस हैं। इसके नोट्स आप लोगों को गूगल ड्राइव की लिंक में अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोग वहां से इसके नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ heat transfer. Thank you so much.